चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। लेक्चर 3 है और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को लेकर के। आपने कल आवेश के 3 गुण पढ़े थे, याद होगा ना? आवेश के 3 गुण। सबसे पहला आपने पढ़ा था कि सर चार्ज इज स्केलर, अदिश होता है कि नहीं है? और इसके साथ साथ क्या होता है बेटा? एडिटिव होता है। स्केलर अदिश है लेकिन योगात्मक भी होता है, यानी स्केलर अदिश के साथ साथ एडिटिव होता है। अब एडिटिव का मतलब जोड़ेंगे, एडिटिव का मतलब क्या करेंगे? लेकिन हमें ये क्यों बताया जा रहा है कि जोड़ेंगे? तो जोड़ने में एक शर्त रखी जाती है, अदिश भी है लेकिन स्केलर होने के साथ साथ क्या दोनों होता है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये दोनों होता है। लेकिन जोड़ने की शर्त क्या है? जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे? साइन के साथ। आप जोड़िए, साइन के साथ, चिन्ह के साथ जोड़िए, यही कहलाता है आपका कैसी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आपने बताया था कि कोई भी विलिखित निकाय हो, आइसोलेटेड सिस्टम, उसका जो टोटल चार्ज होगा, है ना, उसका जो टोटल चार्ज होगा वो जो भी होता है वो कंजर्व रहता है। नेट चार्ज, है ना, नेट चार्ज वो क्या रहता है बेटा? कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। यानी जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा था कभी? ना उत्पन्न कर सकते हैं ना विनाश, ऐसा कुछ पढ़ा था जब भी, बल्कि वो सही नहीं है, हम आपको एकदम सही वाला बताएंगे सही क्या है। तीसरा आपने क्या पढ़ा था? है तीसरा क्वांटाइजेशन। जैसे हर एक चीज की फिक्स पैकेट होती है कि नहीं है, कि इस पैकेट का इतना ही मिलेगा, तो जैसे वो चीज फिक्स है वैसे चार्ज भी फिक्स है कि इसी हिसाब से मिलेगा। और वो क्वांटा किसके बराबर होता है बेटा? क्वांटा का ही तो पैकेट कहते हैं ना। वो क्वांटा क्या चीज होता है? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस वो में आंसर मिल जाएगा। जैसे Q इक्वल टू क्या मिलता है? प्लस माइनस एन ई, जहां Q क्या है? आवेश, चार्ज है। E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है बेटा, है कि नहीं है? ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, है ना, कितने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो प्लस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन भाई मिल रहा है तो बढ़ रहा है तो प्लस है तो आएगा। इलेक्ट्रॉन आता है तो प्लस की माइनस? इलेक्ट्रॉन अगर आता है, इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो कैसा चार्ज आएगा बेटा? तब आप बताते हैं सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कि नहीं है? और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो आप कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, और इसी के हिसाब से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, है कि नहीं है? आइए वो क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, रहने दो, अब हम टच करते रहेंगे बीच बीच में उसको। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड हर सेकंड 10 की घाते 9 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है तो 1 कूलम आवेश प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 10 की घाते 9 इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम? सोचो, एक सेकंड में, है ना, आपसे सवाल कह रहा है कि न्यूमेरिकल नंबर 1 आज का, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बेटा पर सेकंड। 10 की घाते 9 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो सवाल ने क्या कहा है कि 1 कूलम आवेश बनने में, 1 कूलम आवेश बनने में कितना समय लगेगा? तो 1 कूलम चार्ज आवेश बनने में, है ना, चार्ज बनने में कितना समय लगेगा? टाइम बताना है। अब पहला सवाल ही आपका खतरनाक हो गया था, कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज इफ अ ऑब्जेक्ट इज लॉसिंग 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। जैसे ये बोर्ड मान लो, एज्यूम करो ये बोर्ड ही है, इस बोर्ड से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गया? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। अब सबको पता है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 कूलम चार्ज बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने 1 कूलम की डेफिनेशन लिखी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 कूलम आवेश बनाना चाहता है तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा या ग्रहण करना होगा? कितना स्थानांतरण करना होगा? 6.25 × 10 घाते 18, है ना। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से तो उस पर जो आता है आवेश उसे क्या कहा जाता है? 1 कूलम।
तो यही 1 कूलाम मुझे बनाना है, कितना समय लगेगा आप ध्यान से देखो। तो 1 सेकंड में कितना समय लगता है, 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं 10⁻9 ना, तो 1 सेकंड में अच्छा मैं चार्ज दे रखा है। अब आप मुझे बताइए 1 सेकंड में कितना आवेश आ रहा है उसके, 1 सेकंड में कितना आवेश आएगा, कितना चार्ज गेन करेगा, चार्ज इन 1 सेकंड। बताइए 1 सेकंड में कितना चार्ज आएगा, 1 सेकंड में कितना चार्ज। अरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁻9 ना, तो 10⁻9 और सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना आवेश आएगा, जितना आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना आएगा, लेकिन आपके पास तो इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻−19। अरे ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। और Q बराबर यानी N इंटू ई कितना हो जाएगा बताइए, 1.6 इंटू 10⁻10। हाँ बेटा 19 2 9 9, बड़ा बढ़िया घटा रहे हो सब लोग, ठीक है। कितने कूलाम आया, ये कूलाम, इतना कूलाम चार्ज आया कितने देर में, 1 सेकंड में। तो इतना चार्ज आया, ये चार्ज है कूलाम पर सेकंड। और अब आपको बताना है ना कि भाई इतना चार्ज तो आया, 1 कूलाम बनाने में कितना समय लगेगा, टारगेट ज़्यादा है या कम है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, जितना बनाना है वो ज़्यादा है या जितना मिला है वो ज़्यादा है, जितना बनाना है वो। अरे भाई वो एक कूलाम अकेला है और ये क्या है 1.6 तो है लेकिन 10⁻−10 छोटा है बेटा। अगर ये 10⁻+10 होता तो आसान होता। तो कितना समय लगेगा, तो हमें बता, जो टाइम होता है ना, टाइम समझना ध्यान से, ये कूलाम है 1 कूलाम और ये क्या है कूलाम पर। अगर मैं 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलाम पर सेकंड कर दूं तो क्या कूलाम से कूलाम चला जाएगा, सेकंड जाएगा ऊपर। अब आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 10⁻10 अपॉन 10⁻−10 ऊपर जाएगा ना बेटा, सीखे हो ना ये सब, बेसिक में पढ़ाया गया था। 10⁻10 ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1.6। ऐसे ना लिखे, 1 बचा है तो 1 लिखो इंटू 10⁻−10, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक 0 आएगा। हाँ बेटा 10 ही है। चिल्लाने लगे सब लोग, एक तो फोन भी बंद हो जाता है ये। आगे ये कैसे 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 होगा ना। तो अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको 100 कर दूं अपॉन 16 इंटू 10⁻11 9। अरे एक 10 इसमें से निकाले हो भाई, ये सब दिमाग चलना चाहिए और तेज चलाओ दिमाग। न्यूमेरिकल में दिमाग अगर चलेगा ना तो आगे थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। 4 4 16 25, सही है कि नहीं है, एकदम सही है ना। 25/4 करोगे तो कितना आएगा बेटा, हाँ 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड में। अब इसको चाहो तुम मिनट में बदलो, इसको चाहो तुम आर में बदलो, इसको चाहो तो तुम ईयर में बदलो, साल में बदलो, या आप पे डिपेंड करता है। इतना आसान सवाल। शॉर्ट ट्रिक देखो, 1 कूलाम बनाने में कितना चार्ज, 1 कूलाम बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 ना, ट्रांसफर होने चाहिए। 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है 10⁻9, तो 6 डायरेक्ट लगाते 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻9, 9 से 9 कट गया 10⁻9, देख डायरेक्ट आया। सेकंड भर में लगाया, मैं ऐसे लगाता क्योंकि मुझे पता है 1 कूलाम के पीछे की जर्नी, बट आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ऐसे चलिए लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 ये कहता है कि धातु के एक टुकड़े से +1.0 इंटू 10⁻−7 कूलाम का धनावेश, धातु के एक टुकड़े से +1.0 इंटू 10⁻−7 कूलाम का धनात्मक आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश अगर उसको देना चाहते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें से। लग गया बेटा, कुछ करना है क्या, Q = NE, क्लियर है ना। तो N = Q/E, Q कितना है, हाँ बोलो बेटा, 1.0 इंटू 10⁻7 अपॉन E 1.6 इंटू 10⁻19। अच्छा एक याद करो, आप लोगों ने 1 कूलाम के पीछे कितना चार्ज लगाया था, 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, हाँ 1 कूलाम के लिए 6.25 इंटू 10⁻18। अब सोचो आपको 1 कूलाम नहीं बनाना है बल्कि 1 गुणा 10⁻7,
अगर इसमें 10⁻⁷ से गुणा कराओगे तो इधर भी 10⁻⁷ से क्या कराएंगे, गुणा ही तो कराएंगे ना। 10⁻⁷, 18 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 11, 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देखो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, देखो मैंने वहां से बता दिया, तुम यहां से बता दो, सॉल्व करोगे वही आएगा, घुमा फिरा के। बेवकूफ बनाने का वो नया तरीका है। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, क्या बचा, -19 ऊपर गया तो +19, 10 गुणे 10 घाते -7 गुणे 10 घाते +19, सही है एकदम। अरे -7 अपनी जगह पे रहेगा, -19 ऊपर जाएगा तो +19 डिवाइडेड बाई 16 गुणे, बस 16 ही तो बचा है ना। अब आप क्या करेंगे, -7 और +19 कितना हो जाएगा, हाँ 10 गुणे 12 आएगा ना। अरे 12 7 19 होता है, 10 घाते 12/16, एक इसमें से मैं 0 निकाल रहा हूं बाहर तो हो जाएगा 100, क्लियर है। और 10⁻11 डिवाइडेड बाई 16, अब देखो ध्यान से वही आने जा रहा है, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100 है ना, 25/4, 25/4 कितना आता है 6.25, 10⁻11। इतने इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं इस ऑब्जेक्ट से तो इस पर चार्ज कितना आएगा, कितना, कितना आसान सवाल था। अगला, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल 3। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या तुम्हें पता है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये वाला न्यूमेरिकल, ये डेटा आप सबको याद होना चाहिए। ये लगाने का सवाल नहीं है, ये वाला ये याद रखने का सवाल है, यूनिवर्सल है, हमेशा पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेटा है जो हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। आप इसको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाकी सब न्यूमेरिकल लगाने के हैं बट वो याद करने का विषय है, ठीक है, हो गया। उसके बाद इन्होंने दिया है 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होगा, है ना। 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, तो न्यूमेरिकल 3 की कोई जरूरत ही नहीं है। आइए 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻27, 27 किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चलता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। आइए न्यूमेरिकल 3 वो सब खत्म करते हैं, न्यूमेरिकल 3 इसको मैं मानता हूं। क्या सवाल दिया जाते हो, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनों पर कुल कितना आवेश होगा। तो आवेश बताने के लिए Q बराबर फार्मूला क्या लगता है, Q बराबर NE, और हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, मास। चेक करो मास, आप कितने किलोग्राम, मास कितना गिवन है, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमको। तो हमें यहां से यह पता करना होगा, हमें यहां से यह पता करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके इतना किलोग्राम का, इतने किलोग्राम का इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉनों का झुंड। 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में 1 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे, बहुत सारे ना। तो n गुणे, सुनना ध्यान से, n गुणे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n गुणे क्या सारे जितना तुम जानते हो, क्या वो बराबर होगा 75 किलोग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये बात सोचो आप लोग। अरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन है और उन 10, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ा, जोड़ने के बाद इतना आ गया एक के बार में, है कि नहीं है। तो मैंने उसको किससे गुणा कर लिया, 10 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अरे वो बिल्कुल वैसे सवाल है कि भाई 50 रुपया तुमको दिया गया था और तुम लेकर आए 10 पेंसिल, लेकर आए कितना पेंसिल, बस आपको पता चल गया भाई 10 पेंसिल लेकर आए, मतलब एक पेंसिल का दाम कितना है, 5 रुपया बेटा, 10 लेकर आए, एक पेंसिल का दाम कितना है 5, ये बात हो गया। या फिर मैंने कहा एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, आपको 50 रुपया दिया, बताओ क्या पेंसिल ले आओगे, तो 10, यही तो करोगे, वही तो है। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, छोटा 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 मिलकर के, मान ले, ऐसा मान ले कि 1 किलोग्राम, ऐसा मानो, एक रफ डायग्राम बताता हूं, रफ आइडिया, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मानो 1 किलोग्राम होता है, वो डेटा भूल जाओ। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लो, मास 1 kg, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तुमको, 75। ये भी सोचोगे तुम लोग, 75 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो 75 kg आएगा। यानी कैसे किया आप लोगों ने, सर 75 गुणे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ना 1 kg, तभी तो 75 kg आएगा। तो n का अगर नंबर का किसी एक अकेले वाले से गुणा कर दोगे तो टोटल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बताओ यहां से n बराबर कितना आएगा, 75 बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 75 बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें, और फिर Q बराबर N से आपको चार्ज मिल जाएगा,
है कि नहीं है? तो इसको सॉल्व वॉल्व किया होगा आप लोगों ने, हाँ किया था। कितना आता है ये? 8.24 इंटू 10⁻31। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको Q बराबर Ne पता है, आप लगाइए Q बराबर, ये रखो डेटा 8.24 इंटू 10⁻31 इंटू E की वैल्यू जानते हो सब लोग क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये लोग सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा कूलाम में आंसर आएगा, मुझे इतना पता है। कूलामे में तो आएगा, हाथी घोड़ा में थोड़ी आएगा, तो कूलाम में आंसर आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करा लेना, 19 और 31 12 आएगा 10⁻+12 है ना। और साथ में ये सब जो भी आएगा आप लोग सॉल्व कर लेना इन दोनों को, और जो भी आएगा आप लोग बाद में सॉल्व करना। मैं तो ऐसे रफली बता रहा हूँ, मुझे पता है 16 8 112 8 के 8 चला ही जाएगा, कुछ ना कुछ लग गया ना सवाल। ये सब देखो कितने आसान आसान सवाल थे, सोचने की देर है। क्या सवाल हो गए? 4 मतलब अच्छे सवाल हो गए ना। अब आपके लिए आते हैं वो सवाल जो आपको जानने हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। 1 कप पानी जिसमें 250 ग्राम पानी आता है, 1 कप पानी, 1 कप चाय होती ना, कितना मानते हैं 1 कप को? 250 ग्राम। उस 250 ग्राम पानी में कितना धनात्मक या कितना ऋणात्मक आवेश है? यानी 1 कप ऑफ वाटर कितना कंटेन करता है? हाउ मेनी क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ये हो गया। हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर कंटेनिंग 250 ग्राम। अगर 250 ग्राम पानी आता है किसी कप में, तो बताओ उसमें कितने पॉजिटिव आयन है और कितने नेगेटिव आयन है? आइए, द्रव्यमान कितना दिया है 1 कप पानी का? बताओ बेटा। 250 ग्राम पानी है ना। अब इसका जो कॉन्सेप्ट यहां सिखा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट सीखिए, और वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपके लिए ऐसे न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएंगे। और उसके बाद जो शीट दी गई थी आपको, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सब लग जाएंगे केवल एक कॉन्सेप्ट पर, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। सुनिएगा ध्यान से। वैसे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, बाद में ट्रिक भी बता दूंगा कि तुरंत कैसे लगा देंगे। कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, ऐसे देखोगे लगा दोगे। तो पहले ट्रिक बताऊं, पहले कॉन्सेप्ट सीख। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है वो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, आइए देखते हैं क्या सवाल है। 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव आयन और कितना नेगेटिव आयन? हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन 1 कप ऑफ वाटर। और 1 कप पानी हमें बताया है कि 250 ग्राम ही लीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप अपने हिसाब से, सर हमारे यहाँ कप नहीं कोपा है और उसमें 2-3 लीटर आता है में वाटर, 1 कप वाटर में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना, आवेश हैं। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। वेरी गुड, सीखे हो, क्लास 6 में ही सिखाया जाता है ये सब, ठीक है। तो ये हो गया H2O, इसका सूत्र हो गया। इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा भाई, सबको पता है ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। हाइड्रोजन में 1। तो अभी अगर एक अणु केवल ले लूं मैं, केवल एक अणु, 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, H2O का केवल एक मॉलिक्यूल, एक अणु ले लिया जाए, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 8 और 2, तो एक अणु जल में, एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। देख लो, खुद से चेक कर लो। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो पता है, 8O16, हाइड्रोजन का 1H1। तो वैसे करोगे तो तुम्हारे पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 8, तो बताओ एक अणु में कितने हैं? एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में, है ना, एक अणु जल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्या 10 ही प्रोटॉन भी होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आपके पास कितना अणु जल है? लेकिन आपको टोटल कितना जल है आपके पास? टोटल अमाउंट कितना है? 250 ग्राम। तो आपको यह पता करना होगा कि 250 ग्राम में कितने अणु हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। इस 250 ग्राम में कितने कितने अणु हैं, तो ये बताने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए एक ट्रिक लगाई जाती है, आवोगाद्रो नंबर की मदद लेते हैं। आप लोगों को मोल संकल्पना में सिखाया गया होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई इसमें H2O का 1 मोल कितने बराबर होता है। H2O का 1 मोल, तो हमेशा याद रखना उसके एटॉमिक वेट के बराबर जो भी लिख दोगे वो 1 मोल होता है। इसका एटॉमिक वेट कितना होगा आप लोगों को पता है? 16 इसका और 2 इसका, 16 2 आप लोगों को कैलकुलेट कराना सिखाया गया है।
है ना, कैसे करते हैं ये, तो 16 इसका और 2 इसका, 16 2, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है बेटा, एटॉमिक वेट, अणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है बेटा, 18 ग्राम। इसी को 1 मोल पानी कहा जाएगा, इसी को कितना कहा जाएगा, तो 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम बराबर 1 मोल पानी, 1 मोल पानी, ये होता है 1 मोल पानी। मोल की डिफिनेशन क्या है, अगर कोई पूछे व्हाट इज मोल, तो मोल बताने का तरीका यही है भाई कि परमाणु भार के बराबर ली गई मात्रा, द क्वांटिटी व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक वेट, ठीक है, परमाणु भार के बराबर ली गई मात्रा को ही क्या कहते हैं, 1 मोल। जैसे हीलियम का क्या होता है 2He4, तो अगर मैं 4 ग्राम लिख दूं हीलियम, तो आप बताओ कितनी, कै मोल हीलियम लिया है मैंने, 1 मोल हीलियम, कै मोल हीलियम। अगर मैं 7 नाइट्रोजन 14 ले लूं और मैं लिखूं 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो बताओ कै मोल नाइट्रोजन लिया है मैंने, 1 मोल नाइट्रोजन लिया है। अगर मैं 14 ग्राम के बजाय 56 ग्राम नाइट्रोजन ले लूं, बताओ कै मोल नाइट्रोजन लिया है मैंने, अबे एक ही मोल लिया है। 14 ग्राम नाइट्रोजन में 1 मोल होता है, 1 मोल नाइट्रोजन, मैंने 56 ग्राम नाइट्रोजन लिया है, 14 चौके 56, 4 मोल नाइट्रोजन है मेरे पास। ये देखो 14 चौके 56, सोचा ही नहीं, हर जगह 1 मोल आएगा। हे सर जी 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो 1 मोल, अंधी चलाओ ऐसे। देखो तुम्हारे सामने टेस्ट ले लिया तुम्हारा मैंने ये सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री ही है ये। अब सुनो, 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स, क्या किसी को पता है, कभी सुना है? 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, आओगाद्रो नंबर के जितना, और आओगाद्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। और ये तुम ना लगाओ 3, 2 ही रखो, जान ना जाए किसी की। मैं 2 3 इसलिए करता हूं क्योंकि वहां भी 2 3 चलता है, चेक करना, चेक करके आना फिर मुझे बताना। आओगाद्रो नंबर, सोचो 1 मोल में इतने है कि नहीं है बेटा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने। आपके पास ना जाने कितने मोल है ना, आपको पता थोड़ी है। तो अब ध्यान से सुनो, 1 मोल का मतलब कितना ग्राम, 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या 6 पॉइंट में अणु बराबर 6.0220 होगा इंटू 10⁻23। क्या इतने अणु हैं बेटा, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन या वो प्रोटॉन, 10 है ना, लेकिन 18 ग्राम पानी में इतने अणु। क्लियर है सबको यहां तक, कोई दिक्कत? मोल कॉन्सेप्ट उधर समझा दिया है मैंने, बाकी केमिस्ट्री वाले से सीखना अपने। 18 ग्राम पानी में इतने अणु बैठे हुए हैं और एक अणु में इतने हैं। अभी मेरे पास तो 250 ग्राम पानी है, तो मैं ये चेक करूं कि 250 ग्राम पानी में कितने अणु होगा। तो यहां से देख के बताओ 1 ग्राम पानी में कितना अणु होगा बेटा, 1 ग्राम पानी में अणु, 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अरे बेटा 18 नीचे आ जाएगा ना, दोनों साइड 18 से डिवाइड कर मेरे लाल, ये देख, तो ये 18 कट गया, क्या आया, एक ही तो आएगा। और यहां क्या हो जाएगा 1/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये बात समझ आई। लेकिन तुम्हारे पास कितना पानी है बताओ, 250 ग्राम। तो क्या 250 गुणा करा दूं इसमें से, तो 250 ग्राम पानी में, 250 ग्राम पानी में अणु। अगर ये तुमसे कोई कहे तो आप इसमें भी क्या ऊपर 250 से गुणा हो रहा है, तो आप किससे गुणा कराएंगे, 250/18 गुणे 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपको मिल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पानी में, 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्सेप्ट समझने में देर लगेगी, उसके बाद जब ट्रिक बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अरे बस ठीक है सर, अब यही बताइए, ये सब छोड़ दीजिए, वो सब अभी वो उसका इंतजार करो बस, लेकिन ट्रिक के लिए रुको जरा, सब्र करो। ये हो गया। अब यहां से आपको कितना पता चल जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव चार्ज, 10। तो आपको इतने में कितने पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अतः 250 ग्राम पानी में धनावेश की संख्या, क्योंकि एक में कितने हैं 10, एक में कितने हैं 10 ना, तो धनावेश की संख्या या ऋणावेश की संख्या, धनावेश की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 250/18 गुणे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। अरे भाई 250 ग्राम पानी में इतने अणु हैं, तो इतने तो अणु हो गए है ना, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव हैं। पढ़ना नहीं चाह रहे तुम लोग इसीलिए मारकर जा रहा है। ये एक मॉलिक्यूल में भाई इतने वो 250 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल के पीछे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 10।
तो बस टोटल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाई 10, टोटल आंसर मिल जाएगा, कितने पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेंगे। क्लियर है? और अगर कोई आपसे आवेशो पूछ ले तो क्या करोगे, Q बराबर Ne, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से। और अगर आवेश ही बताना हो 250 ग्राम पानी में कितना धनावेश है, धनावेश कितना कूलाम है, तो आवेश बराबर क्या करोगे, Q बराबर Ne, n कितना है आपके पास, ये है ना 250/18 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। कैसे सोचा करो, सोचा करो कैसे हो गया, कहां से हुआ पता चला, हवा नहीं लगी होगी। अरे ये 23, ये 23 और 1, बार बार लंबा लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाई, आप तो आवेश बताने आए हो, धनावेशों की संख्या नहीं बताने आए हो, आप आवेश बताने, तो इंटू Q बराबर Ne 1.6 इंटू 10⁻19 सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर जो भी आएगा कूलाम में आएगा, मुझे इतना पता है, और नहीं तो क्या, और किस में आएगा, हाथी घोड़ा में थोड़ी आएगा। ट्रिक सुनेगा, ट्रिक, हाँ देख, कुछ करना नहीं है माय डियर फ्रेंड, कुछ करना नहीं है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए केवल क्या करना है, सवाल जो भी देगा, जो भी सवाल देगा, हमेशा एक चीज याद रखना, कितना उन्होंने जो भी पूछेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, धनावेशों की संख्या या ऋणावेशों की संख्या, नंबर ऑफ चार्जेस ही लिखो, केवल नंबर ऑफ चार्ज, केवल जिसे स्मॉल n कहते हो। आवेशों की संख्या, अरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, आवेशों की संख्या ही तो है ना, स्मॉल n। अगर आप ये बताना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप लोग लिखिए वेट बटे एटॉमिक वेट, वेट बटे एटॉमिक वेट इनटू आवोगाद्रो नंबर। देखो कहां तक पहुंचे हैं, है ना, वेट इनटू एटॉमिक नंबर। तो ये आपको मिल जाएगा क्या चीज, अभी नंबर ऑफ चार्जेस नहीं मिला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिला है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, अभी आप किससे मल्टीप्लाई करें हैं, चार्ज इन 1 एटम है कि नहीं है, एक, सॉरी 1 एटम नहीं, एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में कितने चार्ज हैं, तो चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल, है ना, एक अणु में आवेश, चार्ज इन 1 मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ लिख दिया। मतलब स्मॉल n बताने के लिए मुझे भार बटे अणु भार, मास बटे W, आपको पढ़ाया क्या होगा, मोलों की संख्या, मोलों की इंटू आवोगाद्रो नंबर Na इंटू चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल, ये लगाओगे सीधे आपको पता लग जाएगा कि क्या सवाल है। कभी भी ये लगाना, हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। ये ट्रिक हो गया, ये जितना इतना बड़ा जंतर मंतर सिखाया है उससे बचने के लिए सीधे ये करो, भार बटे अणुभार लगाओ, सीधे आंसर आएगा, और आवोगाद्रो नंबर से गुणा कराओ, और एक अणु में कितने चार्ज हैं वो पता कर लो, बस।